लेक्चर में क्लास 11th फिजिक्स का एक और नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आज हम लोग इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का टॉपिक है इस चैप्टर का स्टोक्स लॉ। इससे पहले और बहुत सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले स्टोक लॉ का ये लॉ है, तो इसका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहले उसी स्टेटमेंट या लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। According to this law, the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity v through fluid of viscosity eta is given by F is equals to 6 pi eta r v। तो स्टोक्स लॉ हमको ये बोलता है कि जब भी कोई बॉडी जिसका रेडियस यहाँ पर आर कंसिडर किया जाता है, जब भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से जब मूव करता है किसी भी फ्लूइड में, जिसकी विस्कोसिटी क्या कंसिडर कर रखे हैं, ईटा, जिसकी विस्कोसिटी क्या कंसिडर कर रखे हैं, ईटा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बैकवर्ड विस्कस फोर्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकवर्ड विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये कितने के इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, स्टोक्स लॉ हमें ये बोलता है जब भी कोई बॉडी जिसका रेडियस आर है, ये किसी भी फ्लूइड में जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ईटा होती है, उसमें ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से जब मूव करती है या मोशन करती है, तो इसके ऊपर फ्लूइड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको बैकवर्ड विस्कस फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है वो कितना होता है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है। ये किसने फाइंड आउट किया था, स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था। जहाँ पर ये 6 पाई को बोला जाता है स्टोक्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। स्टोक्स ने इस 6 पाई को ऑब्जर्वेशंस किया था एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने डायरेक्ट लिखा था इसको, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। ईटा यहाँ पर क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, और आर को यहाँ पर क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ बॉडी जो मूव कर रहा है फ्लूइड में, और वी का मतलब होता है यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या इसी को आगे चलकर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर बैकवर्ड विस्कस फोर्स है जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब चलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास फ्लूइड है और यहाँ पर एक हमारे पास बॉडी है। इस बॉडी का रेडियस हम लोग आर कंसिडर कर लिए हैं, किसी बुक में इसको ए कंसिडर करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक के अकॉर्डिंग। तो ये बॉडी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये फ्लूइड की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बैकवर्ड विस्कस फोर्स कहते हैं, वो एफ है। ये फोर्स जो है इसके मोशंस का अपोज करती है, ठीक है, ये अपोज करती, ये इसको रोकने की कोशिश करता है, किस वजह से, फ्लूइड की विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो इसी एक्सपेरिमेंट से स्टोक्स ने ये ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ईटा की पावर में ए, आर की पावर में बी और वी के पावर में सी, इसको हम लोग अगर अलग अलग लिखें तो फोर्स जो है यहाँ पर जो जिस फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया था कि ये बॉडी की रेडियस क्या है, साइज क्या है, इसके भी ऊपर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका ये था, इसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी ये उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। मतलब ये 3 प्रकार का ऑब्जर्वेशंस था, किनका, स्टोक्स का। जहाँ पर ये ए बी सी ये इसका डायमेंशन है, ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर विस्कोसिटी और जो रेडियस है और जो वेलोसिटी है इसके पावर में इसकी पावर का वैल्यू, अर्थात ये इसके डायमेंशन के बारे में बताता है। फिर तीनों को उन्होंने कंबाइन करके लिखा, तो कंबाइन करके लिखते हैं तो हम लोग को यही ऑब्जर्वेशन जो है इस प्रकार से दिखने लगता है, एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर में ए, आर की पावर में बी और वी के पावर में सी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जिसको के से डिनोट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू के ईटा की पावर में ए, आर की पावर में बी, वी की पावर में सी मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग के इज इक्वल टू 6 पाई ले लेते हैं, जो कि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, और ये स्टोक्स
फोर्स के द्वारा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था, इसलिए आप लोगों को के वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा 6 पाई। तो हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, ए जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा के पावर में ए, आर के पावर में बी, वी के पावर में सी मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ए बी सी तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी के पावर में -2 होता है। और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज़ का भी डायमेंशन फार्मूला पढ़ चुके हैं, एम एल की पावर में -1 टी की पावर में -1 होता है। रेडियस का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l t0 होता है। और वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, m0 l t-1 होता है। अब यहाँ पर f के वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ईटा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो इन सभी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यही इक्वेशन हम लोग को कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जब हम लोग डायमेंशन फार्मूला को पुट करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का इक्वेशंस देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर m के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, m के पावर में 0 है, m के पावर में 0 है। जब हम लोग यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये m के पावर में a हो जाएगा, 1 है तो, और यहाँ पर m की पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, क्योंकि b का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। और यहाँ पर भी m के पावर में 0 होगा। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो a के पावर में क्या आएगा, a प्लस जीरो आएगा, लेकिन 0 को मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, केवल a को लिखा हूँ। इसी प्रकार ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर l के पावर में -a आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो। उसी प्रकार l का पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b का मल्टीप्लाई करेंगे तो l के पावर में b आएगा, यहाँ पर l के पावर में c आएगा। और जब तीनों को एक साथ लिखेंगे पावर रूल से, है ना, पावर रूल से क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम लोग इनको एक साथ, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एन। यही फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर एल के पावर में -a आ जाएगा, तो इसी को लिखा हूँ एल के पावर में -a, यहाँ से b प्लस b, और यहाँ से क्या आ जाए, सॉरी फॉर दैट, ये m प्लस n होगा, है ना, एड हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म्स है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, तो ये m प्लस n हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर l के पावर में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस c आ गया है। इसी प्रकार टाइम के पावर में -1 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो t के पावर में -1 आएगा, यहाँ पर t के पावर में 0 आएगा, यहाँ पर t के पावर में -c आ जाएगा। और इसको जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो t के पावर में -a प्लस 0 -c आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ के पावर को कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर m के पावर में 1 है, यहाँ पर m के पावर में a है, तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं ना पावर रूल में, जैसे कि a के पावर में m है और यहाँ पर a के पावर में n है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू n लिख सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर l के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर l के पावर में क्या है, -a प्लस b प्लस c है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा। अब यहाँ से b को यहीं रखते हैं, a और c को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस a माइनस c हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग t के पावर को कंपेयर करके लिखेंगे तो यहाँ पर -2 है इसलिए -2, और यहाँ पर t के पावर में -a माइनस c है तो -a माइनस c है। और जब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो a प्लस c हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 माइनस a। अब a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखे हैं, तो a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो c इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मिलेगा, और 2 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को a का वैल्यू मिल गया है और c का वैल्यू मिल गया है। इन दोनों वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर a का भी वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है, c का भी वैल्यू 1 है। इन सभी वैल्यू को हम लोग कहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर
वन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी सी के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो हमको यहाँ पर बैकवर्ड विस्कस फोर्स क्या मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है स्टोक्स लॉ, या इसी को कहा जाता है बैकवर्ड विस्कस फोर्स, जो कि किसी बॉडी के ऊपर फ्लूइड की विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से लगता है। तो यहाँ पर स्टोक्स लॉ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप ये स्टोक्स लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर m प्लस n होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वैलिड कंडीशन फॉर स्टोक्स लॉ। अब ये जो स्टोक्स लॉ है जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ये स्टोक्स लॉ कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, उसकी बात करेंगे। तो याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू में कभी कभार जो बोर्ड एग्जाम में है क्वेश्चन पूछ देते हैं। बॉडी शुड बी परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। जिस भी बॉडी को हम लोग मूव करवा रहे हैं किसी भी फ्लूइड में, वो क्या होना चाहिए, परफेक्टली रिजिड होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, है ना। रफ सरफेस का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फ्लूइड में ही चिपक जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नो स्लिप बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड्स। तो यहाँ पर बॉडी और फ्लूइड्स के बीच में किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं मोशन शुड बी स्ट्रीमलाइन। ये स्ट्रीमलाइन होता क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मोशन जो है, फ्लूइड का जो मोशन है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए बोला जा रहा है। स्ट्रीमलाइन बोलने का मतलब ये है जो फ्लूइड है उनका सभी लेयर की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद 4th पॉइंट में बोला जा रहा है साइज ऑफ द बॉडी शुड बी स्मॉल बट ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर बोला जा रहा है साइज ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी फ्लूइड में डाल रहे हैं, उसका साइज जो है छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुड बी स्मॉल, लेकिन ग्रेटर देन होना चाहिए जो जिस फ्लूइड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही जाके घुस जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जिस बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं उसका साइज छोटा तो होना चाहिए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड की उनके बीच के डिस्टेंस से भी छोटा हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये रहा 4 कंडीशन, इसको याद रखिएगा। स्टोक्स लॉ कहाँ पर वैलिड होता है, तो ये 4 कंडीशन है, यहीं पर वैलिड होता है स्टोक्स लॉ। अगर हम लोग फोर्स की, यहाँ पर ये जो बैकवर्ड विस्कस फोर्स है या स्टोक्स लॉ है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो याद रखना टेस्टिंग के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए। किसको, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। कि कोई भी हमें फ्लूइड दे दिया गया है और वो फ्लूइड के ऊपर अगर किसी बॉडी को डालेंगे तो वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। और अगर फॉग और रैन के कंडीशन में भी इसका यूज़ होता है। फॉग मतलब होता है धुआं, रैन मतलब होते हैं वर्षा। तो इस केस में भी स्टडिंग के पर्पस से, स्टडी के पर्पस से इसका यूज़ होता है। और अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। जो वास्ट वाटर होता है, इसको आप लोग वास्ट वाटर भी बोल सकते हो, वेस्ट वाटर भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है, दोनों का मतलब ही है बेकार पानी, है ना, जिसको हम लोग अपशिष्ट जल बोल सकते हैं हिंदी में। तो अपशिष्ट जल जो होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये, है ना। तो ऑयल को वेस्ट वाटर से या वास्ट वाटर से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, इस कैलकुलेशंस का या स्टोक्स लॉ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारा पॉइंट कवर हो गया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे और इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, लिक्विड और गैस, इट प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। ये तो हम लोगों को पता है, किसी भी बॉडी को जब हम लोग फ्लूइड में फॉल करते हैं या गिराते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, तो वो लिक्विड या गैस अपनी विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसके मोशंस का क्या करते हैं, रिलेटिव मोशंस का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है,
इट प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। अपोज करते हैं ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये मोशन करता है। जब भी किसी विस्कस फ्लूइड में किसी बॉडी को फॉल कराते हैं तो वो क्या करते हैं, मोशंस करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रिलेटिव मोशंस करते हैं। किसके बीच, डिफरेंट लेयर के बीच। यहाँ पर रिलेटिव मोशंस का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर जिस फ्लूइड में हम लोग किसी बॉडी को फॉल कराते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है, और उस डिफरेंट डिफरेंट लेयर के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या करता है, मोशन करता है। ये तो हमको पता है, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, है ना। एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स विच टेंड्स टू रिटार्ड अपोज इट्स मोशन। अब भी कुछ देर पहले बताया था, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। और किसी भी बॉडी को जब विस्कस फ्लूइड में हम लोग फॉल कराते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। और अभी अभी उसको हम लोग स्टोक्स लॉ में देखे भी थे, इसका कैलकुलेशंस किए थे विस्कस फोर्स का, जो कि क्या करता है, इस बॉडी के मोशंस का अपोज करता है या रिटार्ड करता है। रिटार्ड करता है मतलब उसको धीरे धीरे करके स्लो डाउन करता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी की जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी किसी भी फ्लूइड में, तो वहाँ पर विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा हम लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, और इसका डेफिनेशन अभी नहीं लिखा हूँ, पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन की बात करेंगे और इसके फॉर्मूला की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है। तो ये आसपास जो आप लोग को ब्लू कलर का जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये फ्लूइड है जो कि लिक्विड है, कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी डेंसिटी हम लोगों ने सिग्मा कंसिडर कर रखे हैं। इसको क्या रीड करते हैं, सिग्मा बोलते हैं इसको। और ये जो बॉडी है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है ना, फॉल डाउन हो रहा है। तो इसके ऊपर टू टाइप का फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, दूसरा इस फ्लूइड की वजह से इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है, और दोनों का डायरेक्शन ही इसके मोशंस के अपोजिट होगा। और ये जो बॉडी है इसका मोशंस किधर है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड में इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, हम लोग v कंसिडर कर लेते हैं, है ना, v कंसिडर कर लेते हैं। और इस डायरेक्शन में इसके वेट की वजह से इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग W बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसकी रेडियस r है, और इस बॉडी की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी उसको हम लोगों ने रो कंसिडर कर रखे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रो। और इस बॉडी के ऊपर टू टाइप का फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि वेट की वजह से लगता है, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। इसमें ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है। और इस फ्लूइड की वजह से इसके ऊपर के डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है। एक तो अपवर्ड फोर्स लगता है जो कोई नेचुरल फोर्स है, और दूसरा फोर्स जो लगता है इस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की वजह से लगता है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। और जब टू फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको सबसेट कर देते हैं। ये आप लोग को पता ही होगा। तो आई होप ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट का खेल है, बाकी सब ईजी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो रो बोला हूँ मैं, ये डेंसिटी है बॉडी की, सिग्मा क्या है, डेंसिटी है लिक्विड की, यू क्या है, यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स है जिसको हम लोग एफ यू भी लिख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, है ना। और यहाँ पर एफ वी का मतलब क्या है, विस्कस फोर्स है या रिट्रार्डिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको। डब्ल्यू का मतलब वेट ऑफ द बॉडी है, और v का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, या इसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा क्यों, आगे हम लोग बात करेंगे। r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द बॉडी है, एंड वी गेट द कंडीशन व्हेन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस। तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये अपथ्रस्ट फोर्स और ये जो विस्कस फोर्स है, ये दोनों किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द बॉडी। अर्थात वेट ऑफ द बॉडी की वजह से इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसके इक्वल होगा। ये यहाँ पर कंडीशन है, ये कंडीशन है,
ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन। अब यहाँ पर इसी को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस एफ यू प्लस एफ वी। एफ यू यहाँ पर अब थ्रस्ट फोर्स है बॉडी के ऊपर, और विस्कस फोर्स एफ वी यहाँ पर विस्कस फोर्स है। और यहाँ पर माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस यूज़ किए हैं। और जब हम लोग इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो W प्लस एफ यू प्लस एफ वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, इसी को कहा जाता है कंडीशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को कब देखने को मिलता है, याद रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को तब देखने को मिलता है जब किसी बॉडी के ऊपर, जब वो किसी फ्लूइड में मोशन कर रहा है, चाहे वो लिक्विड हो या एयर हो, जब उसमें ये मोशंस करता है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 लगता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक समय में कांस्टेंट हो जाती है। स्टार्टिंग में हालांकि ये एक्सीलरेट होता है, बाद में लेकिन ये कांस्टेंट हो जाता है। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को, या फिर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या चीज़ है, टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन है। अब चलिए, अब मैं जो डेफिनेशन यहाँ पर बताया हूँ उसी डेफिनेशन को आप लोग को राइट डाउन करना है अपने नोट्स में। इस प्रकार नो नेट फोर्स act on the body and it's begin to move with a constant velocity, this velocity is called terminal velocity। तो इस प्रकार से किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट नेट फोर्स ऑफ एक्ट ऑन द बॉडी एंड इट्स बिगिन टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके ऊपर नेट फोर्स लगभग 0 हो जाता है और ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। इसी डेफिनेशन को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी किसी बॉडी को हम लोग विस्कस मीडियम अर्थात लिक्विड और गैस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जब उसमें फॉल डाउन कराते हैं तो वो बॉडी क्या करता है, स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने के बाद वो एक वेलोसिटी गेन कर लेता है। वो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम होने के साथ साथ वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो कि इस फेयर शेप में होता है। रेन ड्रॉप जो है देन डिसेंड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो रेन ड्रॉप होती है, वर्षा का जो ड्रॉप होता है, वर्षा का जो पानी होता है, वो क्या होता है, स्फेयर होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्टार्टिंग में जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो स्टार्टिंग में वो एक्सेलरेट होते हुए आता है, बट एटमॉस्फेयर में जैसे ही एटमॉस्फेयर का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है तो स्फेरिकल शेप ले लेता है। उसके बाद इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 होने लगता है। फिर वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में एक्सेलरेट होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है और इसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये रेन ड्रॉप जो है टर्मिनल वेलोसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का जो डेफिनेशन देखे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला तो होगा, तो इस फॉर्मूला को भी डिराइव कर लेते हैं, है ना। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऊपर में जो फिगर था हमारे पास, है ना, जो डायग्राम था, वहाँ से हम लोग W इज इक्वल्स टू mg लिख सकते हैं। और डेंसिटी जो है बॉडी की, जो डेंसिटी वो मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास को हम लोग ρV लिख सकते हैं। और उस मास का साइज कैसा था, जो बॉडी हम लोग यूज़ किए हैं वो कौन से शेप का था, स्फेयर शेप का था, तो उसका वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब, जहाँ पर r उसका रेडियस था। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा W इज इक्वल टू ρVg, और V को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे तो ρ4/3 पाई आर का क्यूब मिल जाएगा और ये g मिल जाएगा। आगे देखते हैं, इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा W इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब ρg मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब आप लोग क्लास 9th में एक प्रिंसिपल पढ़ चुके होंगे या केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, जिसको हम लोग आर्किमिड्स प्रिंसिपल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल बोलते हैं। और आर्किमिड्स प्रिंसिपल हमको ये बोलता है जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होता है। अब इसके बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर एक छोटा सा होल कर देता हूँ, एक छोटा सा होल कर देता हूँ मैं, है ना। और वाटर मेरा जो है यहाँ तक भरा हुआ है और किसी बॉडी को मैं जैसे ही इसके ऊपर इंसर्ट करवाता हूँ तो ये बॉडी जो है, जो लिक्विड है इसमें मर्ज हो जाता है। लेकिन इस बॉडी को जैसे हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर ये जो वाटर था, ये लिक्विड था, इसका लेवल जो है बढ़ जाता है। फिर वो एक्स्ट्रा वाटर जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है ये जो एक्स्ट्रा वाटर जो है। तो यहाँ पर ये इसको कहा जाता है डिस्प्लेस्ड वाटर। और यहाँ पर इस बॉडी को जब हम लोग डाले हैं तो वाटर का लेवल बढ़ गया और ये ऊपर उड़ गया। ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ मूव करने लगा या ऊपर की तरफ उठ थोड़ा बहुत ये डिस्प्लेस होता है ना। तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर इस लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है इसी को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और इसको जैसे हम लोग फ्लूइड में मर्ज कराएं या वाटर में मर्ज कराए हैं, इमर्ज कराएं, तो यहाँ से कुछ वाटर बाहर निकलने लगे। तो यहाँ पर जो वाटर इकट्ठा हुआ है, जो लिक्विड हमें मिला है या जो फ्लूइड हमको मिला है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो इसका जितना वेट होगा, इसका जितना वेट होगा उतना ही इसके ऊपर क्या लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। ऐसा किसने कहा था, आर्किमिड्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। और उन्होंने इसके ऊपर एक प्रिंसिपल भी दिया था जिस प्रिंसिपल को हम लोग आर्किमिड्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पर U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R का क्यूब सिग्मा G लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आया है आर्किमिड्स प्रिंसिपल से, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ से लिखें, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके लिखे हैं। जिस प्रकार हम लोग जो बॉडी है उसकी डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वेट, उस बॉडी का वेट लिख सकते हैं, इतना इतना लिख सकते हैं। तो इसी के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर रो को हटाकर हम लोग लिक्विड के लिए भी तो या फ्लूइड के लिए भी तो लिख सकते हैं सिग्मा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। एंड वी नो विस्कस फोर्स फ्रॉम स्टोक्स लॉ, और हम लोग को पता है विस्कस फोर्स क्या होता है, स्टोक्स लॉ से पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू 6π/r(v) होता है। F को हम लोग एफ वी लिख लेते हैं ताकि हम लोग को पहचानने में आसानी हो कि यहाँ पर विस्कस फोर्स की बात हो रही है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग को एक चीज़ और पता है, टर्मिनल वेलोसिटी फाउंड व्हेन द कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी तभी देखने को मिलता है जब किसी भी बॉडी का जो वेट है उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है और जो विस्कस फोर्स लगता है दोनों की सम के इक्वल हो जाए, तभी हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर क्या लगता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है, तभी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर पाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से W इज इक्वल टू U प्लस एफ भी है, तो इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। तो इन सभी वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 के वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगा। W का वैल्यू 4/3 पाई R का क्यूब रो G आएगा। और यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स का वैल्यू, U का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4/3 पाई R का क्यूब सिग्मा G, प्लस विस्कस फोर्स का वैल्यू हम लोग को पता है 6π/RV होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 6π/RV को यहीं रखते हैं। इस वाले टर्म को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसी टर्म्स को, इसी इक्वेशंस को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है, देखो बाकी ये दोनों पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4/3 पाई R का क्यूब और G ये सभी कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा बचेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वेलोसिटी को यहीं पर रखते हैं, बाकी ये वाला जो टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू 4π/R का क्यूब G रो माइनस सिग्मा, और इधर से ये टर्म आएगा तो ये हो जाएगा
यहाँ पर 3 है तो 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, और ये पाई ईटा आर हो जाएगा। अब यहाँ पर आर की पावर में 3 आर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 आर बच जाएगा और यहाँ पर पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम लोग 4 और 18 की बात करें तो ये 2 से 2 टाइम में कटेगा और ये 2 से 9 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाता है वी टी इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वेयर रो माइनस जी, सॉरी रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं वी टी से, क्योंकि हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी हमको पहचान तो आना चाहिए कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इसी फॉर्मूले को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 4 से क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो पहला रिजल्ट निकल के ये आता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है बॉडी के रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। पहला रिजल्ट ये निकल के आता है। दूसरा रिजल्ट ये निकल के आता है टर्मिनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी के विस्कोसिटी कोफिशिएंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात किसी भी फ्लूइड की कोफिशिएंट जितनी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी कोफिशिएंट, उसका टर्मिनल वेलोसिटी हमको उसमें कम देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग डेंसिटी डिफरेंस की बात करें, डेंसिटी डिफरेंस तो किसी भी फ्लूइड में और जो बॉडी जिसको हम लोग उसमें फॉल डाउन करा रहे हैं, दोनों के बीच के डेंसिटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हमको उस बॉडी में उतना ही ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को कभी कभार जो रेयर सिचुएशन में बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा जाता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ज़ीरो कब होगा। तो याद रखना, जब बॉडी की जो डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से मैक्सिमम होता है या ज़्यादा होता है तो उस समय हमको टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा मिलती है या पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी डायरेक्शंस की बात करें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब बॉडी की डेंसिटी जो है लेस देन हो जाता है और फ्लूइड जो होती है उसकी डेंसिटी ग्रेटर देन होता है, तो इस सिचुएशंस में हमको टर्मिनल वेलोसिटी जो है नेगेटिव मिलता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। और अगर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को ज़ीरो की बात करें तो जब यहाँ पर लिक्विड की या फ्लूइड की और जो बॉडी है दोनों की डेंसिटी अगर सेम हो जाती है तो उस सिचुएशंस में हमको टर्मिनल वेलोसिटी ज़ीरो देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशंस में टर्मिनल वेलोसिटी अर्थात बॉडी जो है रेस्ट में भी हो सकता है या डूब भी सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर नोट करके लिख दिया हूँ, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और आप लोग इस फॉर्मूले को देख भी सकते हैं, यहाँ पर हाइट का कुछ भी टर्म्स नहीं दिख रहा है, हम लोग को केवल रेडियस दिख रहा है, डेंसिटी दिख रहा है और ग्रेविटी दिख रहा है और विस्कोसिटी कोफिशिएंट दिख रहा है। हाइट हम लोग को यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, तो याद रखना यहाँ पर ये हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ये नॉर्मल वेलोसिटी है, यहाँ से हम ये वेलोसिटी जो है कब टर्मिनल वेलोसिटी में चेंज होता है उस टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो याद रखना, कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी फ्लूइड में किसी भी बॉडी को हम लोग जब फॉल डाउन कराते हैं तो तुरंत उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आती है, उसके पास नॉर्मल वेलोसिटी होती है ना। तो ये वेलोसिटी जो है पहले बॉडी क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, एक्सीलरेट करता है तो यहाँ पर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बॉडी को जैसे हम लोग फ्लूइड में फॉल डाउन करवाएं तो उसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो से धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी ही क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही क्या कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ से ओ से लेकर ए तक का जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड पॉइंट। ये जो ओ से लेकर ए तक का जो लाइन देख रहे हैं इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ये वाला जो लाइन है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर जो बी तक जो लाइन देख रहे हैं इसको बोला जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी।
आई होप ये वेरिएशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि अगर रेन ड्रॉप की बात करें तो स्टार्टिंग में 0 से लेकर ए पॉइंट तक, इस पॉइंट पर वो एक्सीलरेट होते रहता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर से वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर एक फ्लूइड का काम करता है, एयर भी क्या है, फ्लूइड है। तो एयर की वजह से और जो वाटर ड्रॉप की खुद की जो वेट है, उन दोनों की वजह से उसके ऊपर एक बैलेंस फोर्स लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, एक विस्कस फोर्स लगता है, और एक उसकी वेट की वजह से डाउनवर्ड में फोर्स लगता है। इस प्रकार से एक टाइम ऐसा आता है जहां पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है, और उसी टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पर मैं जो अभी बोला हूँ उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, वी कंसिडर अ रेन ड्रॉप इन एयर, इट एक्सीलरेट इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से स्टार्टिंग में वो क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। एज द वेलोसिटी इंक्रीज द रिट्रैक्टिंग फोर्स आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर उस ड्रॉप की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है और उसके ऊपर रिट्रैक्टिंग फोर्स अर्थात जो अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस बैकवर्ड फोर्स लगता है वो भी इंक्रीज होता है। फाइनली व्हेन विस्कस फोर्स प्लस beyond force become equal to the force due to gravity, the net force become zero। एक समय ऐसे आता है कि उसके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है और जो विस्कोसिटी वाला जो फोर्स लगता है, वो दोनों उस बॉडी के वेट की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, ये नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो डज द एक्सीलरेटेड, so does the acceleration, the sphere rain drop the descends with a constant velocity। और एक टाइम ऐसा आता है कि रेन ड्रॉप जो है कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। चलिए टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है 10.10, ये क्या बोलता है देख लेते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2.0 mm फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी दे रखा है। टर्मिनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसकी दे रखी है, तो एक कॉपर का बॉल है हमारे पास, उस बॉल का रेडियस कितना है, 2.0 mm है, जिसको हम लोग कौन सी विस्कस फ्लूइड में फॉल डाउन करा रहे हैं, तो ऑयल में फॉल डाउन करवा रहे हैं, जिसकी टेम्परेचर कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस। तब हम लोग को 20 डिग्री सेल्सियस में उस ऑयल का क्या करना है, विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमको यहाँ पर ईटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.5 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऑयल की जो डेंसिटी है वो हम लोग को दे रखा है 1.5 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है। डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की जो डेंसिटी है ये हम लोग को दे रखा है 8.9 क्रॉस 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कॉपर की डेंसिटी मतलब इसको हम लोग रो कंसिडर कर लेते हैं, और डेंसिटी ऑफ ऑयल इसको हम लोग सिग्मा कंसिडर कर सकते हैं। ईटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, वीटी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, और आर का भी वैल्यू हम लोग को दे रखा है, और जी का वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सारा चीज़ हम लोग को दे रखा है, और निकालना क्या है, ईटा। तो हम लोग इसी अभी जो फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। अभी हम लोग क्या फार्मूला डिराइव किए थे टर्मिनल वेलोसिटी का, हम लोगों ने निकाला था 2/9 आर का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ये वाला फार्मूला निकाले थे। हम लोग को ईटा का वैल्यू निकालना है, इसलिए ईटा को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और वीटी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं 2/9 आर का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन वीटी। अब इस फॉर्मूले में जो डाटा हमको दिया हुआ है सब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एक बार यहाँ पर जो लिखा है इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीटी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 6.5, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियस को यहाँ पर ए ले रखा है, इसको आप लोग आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस का वैल्यू हम लोग को 2 क्रॉस, हमको यहाँ पर 2 mm दे रखा है, mm को हम लोग 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जी का वैल्यू हम लोग को पता है, रो का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, जो कि मैं बोला हूँ रो का वैल्यू ये है, ठीक है। और हम लोग को सिग्मा का भी वैल्यू दे रखा है जो कि ये था, है ना। अब इन सभी को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2/9
आर का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 2 क्रॉस 10⁻³ का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। और यहाँ पर ये जो रो माइनस सिग्मा है, रो माइनस सिग्मा है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अर्थात ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, इसमें हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10⁻³ जो है कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पर 8.9 है, 8.9 में हम लोग 1.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7.4। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखा हुआ है, रो माइनस सिग्मा का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 7.4। और यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू लिखा है 9.8, ये जी का वैल्यू है, यहाँ पर जो जी है ना उसका वैल्यू है। और ओपन में क्या है, वीटी का वैल्यू हम लोग को 6.5 क्रॉस 10⁻² मीटर पर सेकंड दे रखा है, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया हूँ। तो यहाँ पर ईटा का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया फाइनली, इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और पावर रूल लगाना है 10 की पावर को सॉल्व करने के लिए, फिर आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ईटा इज इक्वल्स टू 9.9 क्रॉस 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ये मिल जाएगा। और यहीं इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आया होगा और ये ग्राफ भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है 8 नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ पॉइंट travel along the same path and with the same velocity as the preceding element passes through that point। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो किसी भी लिक्विड का जो फ्लो होता है उसको हम लोग वो जो स्ट्रीमलाइन मोशंस करता है, तो उसका जो लिक्विड का जो एलिमेंट होता है, लिक्विड का एलिमेंट बोलने का मतलब उसका हर एक लेयर जो होता है, हर एक लेयर के हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी और पाथ जो है दोनों ही सेम होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो फ्लो है किसी भी लिक्विड का, उस फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। या इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इसी को बोल सकते हैं, अ स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड एज द पाथ। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? एक पाथ होता है, और ये पाथ कैसा हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। The tangent to which at any point gives the direction of flow of the liquid at that point। स्ट्रीमलाइन एक ऐसा पाथ होता है जो कि स्ट्रेट या कर्व भी हो सकता है, जिसके ऊपर किसी पॉइंट पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमको लिक्विड के फ्लो के डायरेक्शंस को बताता है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है? एक पाथ होता है जिस पाथ को लिक्विड फ्लो करने के लिए फॉलो करता है। और इस पाथ की या इस स्ट्रीमलाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो प्रॉपर्टी ये है, हर एक पॉइंट पर उस फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेगी, जैसे कि उसकी वेलोसिटी और उसकी पाथ। चलिए इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक सिलेंड्रिकल लाइन है, मतलब जो फ्लूइड है इस तरीके से भी फ्लो कर सकता है, कोई भी फ्लूइड जो है इस तरीके से भी फ्लो कर सकता है। और ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये लिक्विड का लेयर है, ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो पाथ है। तो इस यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट पर हम लोग को क्या दिखेगा? यहाँ पर सेम पाथ दिखेगा और सेम वेलोसिटी दिखेगी किसकी? लिक्विड की। तो इस प्रकार का जो फ्लो है इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको मैं आगे डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने कहा स्ट्रीमलाइन एक पाथ है और ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, या सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रीमलाइन है। इसी प्रकार अगर हम लोग कर्व्ड लाइन की बात करें तो हम लोग को जो लिक्विड है कुछ इस प्रकार से फ्लो करते हुए दिखाई देगा। और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा यही लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन होगा।
और किसी भी लिक्विड का जो फ्लो है ये स्ट्रीम लाइन हो सकता है, और स्ट्रीम लाइन क्या होता है, पाथ होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। और जब ये कोई भी फ्लूइड जो है, ये लिक्विड जो है, अगर स्ट्रीम लाइन या एक लाइन में फ्लो करे तो ये हम लोग को कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और इसमें भी अगर हम लोग किसी पॉइंट पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी, वही वेलोसिटी यहाँ पर, मतलब हर एक पॉइंट पर लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन और जो वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इस प्रकार जब ये फ्लो करता है कोई भी फ्लूइड, तो उसके फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। और स्ट्रीमलाइन जो होता है, वर्ड होता है, वो उस लिक्विड फ्लो करने के लिए जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो पाथ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो बोला हूँ उसी को यहाँ पर दिखाया गया। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक ट्यूब है, तो ट्यूब में क्या कर रहा है, वाटर जो है फ्लो कर रहा है। तो इस वाटर को अगर हम लोग जूम आउट करके देखें तो इसका लेयर में हम लोग को कुछ इस प्रकार का जो लाइन दिखने लगता है। तो इन्हीं लाइंस को क्या कहा जाता है, स्ट्रीम लाइन कहा जाता है। एक पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कभी कभार एमसीक्यू में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ देते हैं। जो स्ट्रीम लाइन होता है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे को यदि कैंसिल आउट कर लेंगे तो एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये दोनों को क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पर दो वेलोसिटी हो जाएगी, एक वेलोसिटी v1, एक वेलोसिटी v2। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पर किसी भी फ्लूइड का दो डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वन लेयर हैव टू वेलोसिटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी एक लेयर हो, एक लेयर के पास दो वेलोसिटी हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो की। जैसे कि नल से पानी निकलता है, तो ये एक ऐसे एक लाइन में फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, ये एक लाइन में फ्लो करता है, तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कह देते हैं। सम स्ट्रीमलाइन फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ इंक्लूड स्मोक, टैप्स, फाउंटेन्स, एयरक्राफ्ट्स, वाटर्स, बलून, ब्लड फ्लो, रिवर्स, कैनल्स एंड मैनी मोर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। जैसे कि ये टैप है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो होल है, यहाँ से जो वाटर है ये कर्व्ड फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है। जब हम लोग कार चलाते हैं तो कार के बाहर जो फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, एयर होता है, तो ये भी स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है। मतलब ये एक लाइन में ऐसे फ्लो करता है कर्व्ड शेप में, और हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है सेम होती है, प्रॉपर्टी सेम होती है, डायरेक्शन भी क्या होती है इसकी, सेम होती है। तो इस प्रकार का जो पाथ फॉलो करता है फ्लूइड जो है फ्लो होने के लिए, उस पाथ को हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं, और इस फ्लो को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर हम लोग इसके यूज़ की बात करें, स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, द बॉडीज़ ऑफ रॉकेट्स की जो बॉडीज़ होती है, इसको डिज़ाइन करने में इसका यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स आर टाइपिकली स्ट्रीमलाइन टू डिक्रीज फ्रिक्शन विद द एयर। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है क्या करता है, फ्रिक्शंस को कम करता है। डिक्रीज फ्रिक्शन, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। जैसे इसीलिए ऑटोमोबाइल्स या एरोप्लेन्स में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, ताकि एयर के साथ जो एरोप्लेन का बॉडी है या बाइक है या फिर कोई भी फोर व्हीलर कार है, व्हीकल्स हैं, इनका जो फ्लूइड के साथ जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। अगर ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता, अगर हम लोग इस बॉडी की शेप को ऐसा नहीं रखते, जैसे कि हम लोग ये कार का जो शेप है इसको स्क्वायर रख देते, तो इधर से जो एयर आता तो यहाँ पर एयर और बॉडी के बीच फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता, तो फिर ये मोशन कर ही नहीं पाता। इसलिए आप लोग देखना, एरोप्लेन या कोई भी ऑटोमोबाइल्स या कोई भी व्हीकल्स होता है, फोर व्हीलर होता है, उसके शेप को ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि यहाँ पर एयर का स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो और ये गाड़ी जो है आसानी से आगे की तरफ मूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। स्ट्रीमलाइन के बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, द लिक्विड फ्लो बिकम जिग जैग एंड द पाथ ऑफ द वेलोसिटी लिक्विड पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली, देन दिस फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। जब फ्लूइड क्या करता है, जिग जैग डायरेक्शन में और अलग अलग पाथ में अलग अलग वेलोसिटी से क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते हैं, तो इस टाइप के फ्लो को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। एक चीज़ और याद रखिएगा, टर्बुलेंट फ्लो में जो लिक्विड लेयर होता है ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं या इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जो पैटर्न है ये फ्लूइड का या किसी भी लिक्विड का क्या है, लेयर है फ्लो का,
और ये जिग जैग पाथ में फ्लो कर रहा है और इसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई भी फ्लूइड जो फ्लो करता है तो उसके उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टैप में क्या है, यहाँ पर से जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है ये जिग जैग पाथ को फॉलो कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से ही ये जिग जैग पाथ को फॉलो कर रहा है और अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी है यहाँ पर फ्लूइड की या लिक्विड की। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर सबमरीन या कोई भी जहाज जो है जैसे कि ओशियन या फिर समुद्र में जब चलता है तो इसके पीछे इस प्रकार का लहर बनता है। तो ये जो देख पा रहे हैं वाइट वाला पोर्शन, ये सभी क्या है, ये सभी जो है लिक्विड का कैसा फ्लो पैटर्न है, टर्बुलेंट फ्लो है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पुल दिख रहा है तो पुल के इस पार ये जो वाइट कलर का जो फ्लो देख रहे हैं ये टर्बुलेंट फ्लो है, जबकि उधर ये वाटर जो है ये वाटर जो है नदी में कैसे आ रहा है, एकदम शांत आ रहा है, एक ही वेलोसिटी से आ रहा है। तो इधर हम लोग को स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही इस पुल को क्रॉस करता है, जैसे इस ब्रिज को ये वाटर क्रॉस करता है तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को टर्बुलेंट फ्लो भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के अंदर में नेक्स्ट बात करते हैं लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच का फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड जब एक डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है और एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। बट यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी डिफरेंट लेयर की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं ये लैमिनार फ्लो है, ये एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसमें जो सेंटर वाला जो लेयर होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो अदर्स जो लिक्विड का या फ्लूइड का जो लेयर होता है उसकी वेलोसिटी जो है कम होती है। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है किसी भी लिक्विड का, इसको हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं। तो ये तो मैं आसान भाषा में आप लोगों को बता दी हूँ, लेकिन एग्जाम में यदि आप लोग को लैमिनार फ्लो के बारे में लिखना है तो आप लोग ये लिख के आइएगा, इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर ऑरिजेंटल सरफेस विद अ स्टेडी फ्लो एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। तो कोई भी लिक्विड जो है किसी ऑरिजेंटल सरफेस में यदि स्टेडी फ्लो करता है और एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर, और ये एक लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करते हैं और इनमें जो लेयर्स होते हैं लिक्विड्स का जो लेयर होता है डिफरेंट लेयर का डिफरेंट वेलोसिटी होती है और आगे चल के ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते, एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होता है। स्टेडी फ्लो का मतलब है इसमें जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली बहता रहेगा, स्थायी प्रवाह बोल सकते हैं। स्टेडी फ्लो का मतलब स्थायी प्रवाह, मतलब ये बहता रहेगा और यहाँ पर डिफरेंट वेलोसिटी होगा और अलग अलग लेयर की अलग अलग वेलोसिटी रहेगी। जो सेंटर वाला जो लेयर रहेगा लिक्विड की उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार का भी हम लोग को लिक्विड का फ्लो पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो फ्लो पैटर्न होता है इसी को कहा जाता है लैमिनार फ्लो। इसी को क्या कहा जाता है, लैमिनार फ्लो कहा जाता है। इन दिस फ्लो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। और इस प्रकार का जो फ्लो होता है, इस प्रकार का जो फ्लो होता है लिक्विड का, वो हमें इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। लैमिनार फ्लो में जो लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है ये हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा और आगे हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या, इसके बारे में डिटेल देखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला भी देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आगे बात करते हैं, द लैमिनार फ्लो इज जनरली यूज्ड साइनोनिमसली विथ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पर जो लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो की कभी कभी स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहा दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो से मिलता जुलता फ्लो है ये किसी भी लिक्विड का। बस स्ट्रीम लाइन और लैमिनार फ्लो में बस एक ही डिफरेंस है कि जो लेयर्स होते हैं, फ्लूइड का जो लेयर्स होता है फ्लो का, उसमें लैमिनार में हम लोग को डिफरेंट वेलोसिटी देखने को मिलती है, जबकि स्ट्रीम लाइन में सभी लेयर्स की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। बाकी सभी प्रॉपर्टी जो है लैमिनार और स्ट्रीमलाइन में लगभग सेम रहती है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है द लैमिनार फ्लो इज जनरली यूज्ड साइनोनिमसली विथ अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन का पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अपोजिट नहीं बोला हूँ, साइनोनिम्सली। जैसे इस जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना पर्यायवाची जो वर्ड्स होते हैं, साइनोनिम्स वर्ड होते हैं,
तो कभी कभी लैमिनार्स के जो साइनोनेम्स स्ट्रीमलाइन को ही कह दिया जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार का यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि ये अगरबत्ती है या फिर सिगरेट का जो फॉग होता है, धुआं होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये स्टीम लाइन ही होता है, उसके बाद कुछ देर बाद ये लैमिनार में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लैमिनार से ये धीरे धीरे करके टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को वैसे वीसी से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हम लोग डेरिवेशन या फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर कोई भी लिक्विड जो है स्टीम लाइन फ्लो से किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस वेलोसिटी पर टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होती है स्टीम लाइन फ्लो, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टैप है, जब हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन किए हैं तो यहाँ पर हम लोग को स्टीम लाइन फ्लो देखने को मिल रहा है। जैसे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन करेंगे, अभी भी हम लोग को स्टीम लाइन दिखेगा। अभी इसकी वेलोसिटी कुछ भी है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी अभी v है। जैसे ही इसको हम लोग पूरा ओपन करते हैं तो ये स्टीम लाइन की ये लिक्विड की जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब हम लोग इस टैप को पूरा ओपन करते हैं, जब इस टैप को हम लोग पूरा ओपन करते हैं तो ये जो स्टीम लाइन फ्लो जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इसकी वेलोसिटी को हम लोग v कंसीडर कर लेते हैं। अब इस वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन एक वेलोसिटी ऐसी आती है जिस वेलोसिटी पर ये स्टीम लाइन फ्लो जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी पर स्टीम लाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गई, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी मैटर जो है जैसे जैसे उस मैटर को हम लोग टेम्परेचर देते जाते हैं तो उसको सॉरी फॉर दैट, फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। जैसे कि कोई भी मैटर्स है हमारे पर, जैसे कि एक कंटेनर में मैं वाटर ले लेता हूँ, जैसे कि इस कंटेनर में मैं वाटर ले ली हूँ। अब हम लोग इसको क्या देते जाते हैं, हीट देते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। मतलब हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा मिलता है जिस टेम्परेचर पर ये वाटर जो है लिक्विड या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का स्टेट चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। जिस वेलोसिटी पर स्टीम लाइन फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और याद रखना, स्टीम लाइन फ्लो हम लोग को तभी मिलता है जब फ्लूइड की वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस देन होना चाहिए। और क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस देन होने पर हम लोग को लैमिनार फ्लो और स्टीम लाइन फ्लो दोनों मिलता है। और जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर देन हो जाता है किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी जो है, तब वहाँ पर हम लोग को टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलता है। तो इस यहाँ पर जब भी जो कंडीशन बताएं उसी को मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दिया हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। स्टीम लाइन फ्लो जो है कब मिलता है, जब किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस देन होता है। और टर्बुलेंट फ्लो हम लोग को तब मिलता है किसी भी लिक्विड में जब उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो, क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर देन हो। तो यहाँ पर ये वीसी को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। आई होप अब आप लोग को क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग डेरिवेशंस करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर हमें कोई भी लिक्विड दे दिया गया है और इसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन दी एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि कोई भी लिक्विड का जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी भी लिक्विड या फ्लूइड की जो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग डायमीटर ऑफ ट्यूब की बात करें तो
किसी भी ट्यूब का अगर डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी उतना ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये ए बी सी देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है डायमेंशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके अगर लिखते हो तो हम लोग को मिल जाता है वी सी प्रोपोर्शनल टू ईटा के पावर में ए, रो के पावर में बी, डी के पावर में सी। यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं के, तो हम लोग को मिल जाता है वी सी इज इक्वल टू के ईटा के पावर में ए और रो की पावर में बी, डी के पावर में सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम लोग को पता है, ये होता है ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। और ये होता है रो, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का भी हम लोग डायमेंशन फार्मूला देख चुके हैं चैप्टर 2 डायमेंशनल एनालिसिस में, है ना। एम एल की पावर में -3 होता है। उसी प्रकार ये होती है डायमीटर, डायमीटर की जो डायमेंशन फार्मूला होती है कितनी होती है, डी इज इक्वल टू m0 l T0 के आसपास होती है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी के वैल्यू को यहाँ पर ईटा का और रो का और डी का, ये सभी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर में पुट कर देता हूँ। इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है, आगे देखते हैं। तो फाइनली इक्वेशन नंबर में इन सभी वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग को इतना मिल जाता है। अब यहाँ पर m की पावर में 0 है, m की पावर में यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर m की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर m की पावर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को रीअरेंज करके लिखे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पावर को ओपन कर दूँ, पावर को ओपन कर दूँ, पावर को ओपन कर दूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, यहाँ पर के वैसे ही रहेगा, यहाँ पर m की पावर में a आ जाएगा, यहाँ पर m की पावर में b आ जाएगा और यहाँ पर m के पावर में 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस 0 लिखे हैं। इसी प्रकार l के पावर -1, l के पावर -3 और l के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर l के पावर में -a -3b प्लस c लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से c का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 भी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर t के पावर -1 है तो ये -a हो जाएगा, t के पावर 0 है मतलब ये b का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो t के पावर में -a प्लस 0 है। अब दोनों तरफ का जो पावर है इसको इक्वेट कर देते हैं, तो m के पावर में 0 है तो 0, m के पावर में a प्लस बी है तो a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। इसी प्रकार l की पावर का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर l की पावर में क्या है 1 है तो 1, यहाँ पर l की पावर में है -a -3b प्लस c, -a -3b प्लस c। ठीक है, और अगर हम लोग t के पावर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर t के पावर में भी -a है, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा +1। और अगर इस a के वैल्यू को, ये a के वैल्यू को अगर इस वाले इक्वेशंस में मैं पुट कर दूँ तो ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इस 1 को इधर ट्रांसफर करूँगा तो b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a का भी वैल्यू मिल गया हमको, b का भी वैल्यू मिल गया -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, a और b के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, b के वैल्यू को यहाँ, a के वैल्यू को यहाँ, तो यही इक्वेशन जो है कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ये है माइनस और a का वैल्यू हमारे पास क्या है +1 और b का वैल्यू है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 -3 -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सॉरी ये c है, +1 नहीं है, c इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, c यहीं पर रहेगा और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और जब हम लोग इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से -1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है और एक्चुअल में यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, ये -1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे +1 हो जाएगा, 3 प्लस में है इधर आके -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये +1 ये 2 हो जाएगा और 2 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको a का वैल्यू +1 मिला, b का वैल्यू -1 मिला और c का वैल्यू -1 मिला। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इस a b c के वैल्यू को हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सॉरी फॉर दैट।
अब ये इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, ये था वी सी इज इक्वल्स टू के ईटा ए और रो बी और डी सी। तो यहाँ पर ए बी सी ये था इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू इसमें हम लोग ए बी सी का वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू के ईटा +1 रो -1 डी -1। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1 है, -1 है तो इसको 1/रो और 1/डी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कि ईटा/रो/डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसी को कहा जाता है एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 3 को ही क्या कहा जाता है, फॉर्मूला और एक्सप्रेशंस फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। और इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या पता चलता है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी को वैल्यू इंक्रीज कर दें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड की जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है ये भी इंक्रीज होता है और डिक्रीज क्या होता है उसकी डेंसिटी। अर्थात अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी कम है और डायमीटर कम है जिस ट्यूब में वो फ्लो करवा रहे हैं हम लोग फ्लूइड को, तो इस सिचुएशंस में उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और किसी लिक्विड का कोफिशिएंट विस्कोसिटी अगर कम है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जिस ट्यूब में उसको फ्लो करवा रहे हैं उसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इस सिचुएशंस में उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इस चीज़ को याद रखना। और ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जब क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू मिनिमम हो तो वहाँ पर हम लोग को लिक्विड का फ्लो कैसा मिलता है, टर्बुलेंट नेचर का मिलता है, टर्बुलेंट पैटर्न में मिलता है। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये लेस देन होता है क्रिटिकल वेलोसिटी से, और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल वेलोसिटी से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर एक जस्ट नंबर होता है, जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक जस्ट नंबर होता है। ग्लास के लिए 1.5 होता है, डायमंड के लिए 2.42 होता है, डायमंड के लिए क्या होता है 2.42 होता है। तो ये एक प्रकार का जस्ट नंबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी प्रकार रेनॉल्ड नंबर भी एक जस्ट नंबर होता है, प्योर नंबर होता है, जो कि हमको किसी भी लिक्विड के फ्लो का नेचर को बताता है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका डिटेल। यहाँ पर ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है। रेनॉल्ड नंबर को RE से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में NR से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग अपने बुक के हिसाब से इसको यूज़ करिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ρV/d/ईटा, जहाँ पर V का मतलब वेलोसिटी, रो का मतलब डेंसिटी और D का मतलब डायमीटर और ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला होता है। अब आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा कि इसका डेरिवेशन है कि डिलीटेड है। यहाँ पर मैं डेरिवेशंस कराऊंगा, इसका ये फार्मूला कैसे आया मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को आप अपने सिलेबस के हिसाब से करना है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन जो है डिलीटेड रहता है, केवल इसके फार्मूला से मतलब रहता है। तो आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करिएगा। मैं यहाँ पर कंप्लीट बता देता हूँ ये फार्मूला आया कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेनॉल्ड नंबर एक प्योर नंबर होता है जो कि किसी भी पाइप में जो लिक्विड फ्लो होता है तो उस लिक्विड के नेचर्स को डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इस नंबर का यूज़ किया जाता है। It is defined as the ratio of the inertial force per unit area to the viscous force per unit area for a flowing fluid। कोई भी लिक्विड जो है जहाँ कहीं पर भी फ्लो करता है तो वहाँ पर यूनिट एरिया में जो इनिशियल फोर्स काम करता है और यूनिट एरिया में जो विस्कस फोर्स मिलता है, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है। और अगर इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो NR इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा FI/A और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा FV/A। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, रेनॉल्ड नंबर को RE से रिप्रेजेंट करते हैं और रेनॉल्ड नंबर को NR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। चलिए इस फॉर्मूला का डेरिवेशंस करते हैं। डेरिवेशंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज अ नैरो ट्यूब हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and the fluid flow through it
विथ वेलोसिटी v फॉर टाइम इंटरवल डेल टी। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक ट्यूब है हमारे पास जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a है, और ये फ्लूइड जो है किस वेलोसिटी से फ्लो करता है, v वेलोसिटी से फ्लो करता है। और ये फ्लो होने में इसका जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, डेल टी है। डेल टी टाइम में v वेलोसिटी से एक क्रॉस सेक्शन एरिया की ट्यूब से क्या करता है, ये फ्लो करता है। इस प्रकार लेंथ ऑफ द फ्लूइड, तो तब हम लोग जो फ्लूइड है, जो लेंथ है फ्लूइड का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोगों को पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ ही होता है। तो d इज इक्वल्स टू वी टी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग लेंथ ऑफ द फ्लूइड को क्या लिखेंगे, v डेल टी लिख सकते हैं। और अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, अगर हम लोग फ्लूइड के वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए इंटू हाइट या फिर एल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए लिखा है और लेंथ की जगह पर यहाँ पर क्या लिखे, वी डेल टी। लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी डेल टी। ठीक है, आगे बात करते हैं मास ऑफ द फ्लूइड। तो मास ऑफ द फ्लूइड क्या आ जाएगा, तो हम लोग को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास निकालना है तो वी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये रो वी हो जाएगा। तो डेल एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो वी मिल जाएगा। अब हम लोग को पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं ए वी डेल टी। इस वैल्यू को यहाँ पर लाकर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा रो क्रॉस वी डेल टी क्रॉस ए मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इनिशियल फोर्स पर यूनिट एरिया एफ आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल टी, और अपॉन में तो ए रहेगा ही, और डेल पी को हम लोग लिख सकते हैं डेल एम वी, क्या लिख सकते हैं, डेल एम वी, और ये डेल टी नीचे आ जाएगा, ए वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एम। डेल एम का वैल्यू हम लोग निकाल रखें इतना, तो इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए क्रॉस डेल वी डेल टी, और ब्रैकेट में बाद में मिलेगा वी और अपॉन में डेल टी ए मिलेगा। अब यहाँ से ये वाला ए कैंसिल आउट, ये वाला डेल टी कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा रो वी और यहाँ पर वी, तो वी और वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला रो बच जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया है वो कितना मिल गया, वी स्क्वायर इंटू में वी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करते हैं एफ वी अपॉन ए। एफ वी अपॉन ए को क्या कहा जाता है, यूनिट पर यूनिट एरिया का विस्कस फोर्स, ये बैकवर्ड विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है ये जो विस्कस फोर्स होता है ये कितना होता है, ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स होता है। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ईटा ए डेल वी अपॉन ए डेल एक्स। यहाँ पर ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, ईटा बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, हम लोग डेल वी को वी कंसिडर कर लेते हैं और डेल एक्स को डी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल एक्स ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ट्यूब है उसकी डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डेल वी को वी लिख लेते हैं, डेल एक्स को हम लोग डी कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 3 के वैल्यू को, अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 निकाला और ये इक्वेशन नंबर 3 निकाले, इन दोनों वैल्यू को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अर्थात इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, एन ई, या फिर इसी को आर ई लिख सकते हैं। ये था इनिशियल फोर्स पर यूनिट एरिया और ये था विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया के रेशियो के इक्वल था। तो इक्वेशन नंबर 2 से एफ आई अपॉन ए का वैल्यू निकाले हैं वी स्क्वायर रो, और इक्वेशन नंबर 3 से हम लोगों ने निकाला है एफ वी अपॉन ए का वैल्यू एन वी अपॉन डी। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी ऊपर चला जाएगा तो ये वी स्क्वायर रो वैसे ही रहेगा, है ना, बाकी ये एन वी भी वैसे ही रहेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं आर ई, सॉरी यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं वी स्क्वायर रो डी, और अपॉन में नीचे बचेगा एन वी। यहाँ से वी, ये वी स्क्वायर है और ये वी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वी यहाँ पर बच जाएगा। इसलिए इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं आर ई इज इक्वल्स टू रो वी डी अपॉन ईटा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 4 को ही कहा जाता है रेनॉल्ड नंबर। तो ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पर देखे थे, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर भी क्या हो गया, प्रूव हो गया।
इस प्रकार से रेनॉल्ड नंबर भी क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस। रेनॉल्ड नंबर के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर के अगर इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो अगर रेनॉल्ड नंबर सॉल्व करने पर अगर हमको कोई फ्लूइड दी हुई है जिसकी वेलोसिटी v है और वो जिस ट्यूब में फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर d है और उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और उसकी जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो ईटा है, तो इस सिचुएशंस में अगर आर ई का वैल्यू 0 से लेकर 2000 के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो समझ लेना वहाँ पर लिक्विड जो फ्लो करता है वो या तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या फिर लैमिनार फ्लो होगा। यहाँ से 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या फिर जेई नेट वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और अगर रेनॉल्ड नंबर सॉल्व करने के बाद हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड जो है 3000 से ग्रेटर देन मिल रहा है, तो इस सिचुएशंस में याद रखना लिक्विड का जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 3000 के बीच में लाई करता है, तो समझ लेना वहाँ पर लिक्विड का फ्लो जो है कैसा है, अनस्टेबल है। मतलब वो टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, लैमिनार फ्लो भी हो सकता है, या स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हो सकता है, मतलब या फिर ये दोनों ही तीनों ही एक साथ देखने को मिल जाता है, ऐसा भी हो सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। अभी क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर ई एट विच फ्लूइड इज सेट अप इनटू द टर्बुलेंट। तो आर ई का एक ऐसा फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, जिस प्रकार क्रिटिकल वेलोसिटी था, जिस नंबर पर जो फ्लूइड है वो सेट हो जाता है, किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में सेटअप हो जाता है, तो उस रेनॉल्ड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, रेनॉल्ड नंबर का एक फिक्स्ड एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू जिस पर कोई भी फ्लूइड जो है टर्बुलेंट फ्लो में सेटअप हो जाता है, तो उस कांस्टेंट या फिक्स्ड या एग्जैक्ट वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ये जो रेनॉल्ड नंबर है इसका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पर होता है, एक्चुअल में रेनॉल्ड नंबर का जो यूज़ होता है ये साइंटिफिक मेथड होता है। हम लोग को कम्प्लीटली यहाँ पर तो समझ में नहीं आएगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन हाँ आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि डेली लाइफ में इस रेनॉल्ड नंबर का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट, ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी स्टडी के पर्पज से रेनॉल्ड नंबर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द रेनॉल्ड नंबर हेल्प टू प्रेडिक्ट द फ्लो बिहेवियर ऑफ ब्लड इन ब्लड विजल्स। ब्लड विजल्स का मतलब जहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, तो वहाँ पर ब्लड से रिलेटेड जो ब्लड का फ्लो होता है तो उसकी बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए किसका हेल्प लिया जाता है, रेनॉल्ड नंबर का हेल्प लिया जाता है, विच इज़ क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्लड फ्लो डायनामिक्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड फ्लो डायनामिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ब्लड फ्लो डायनामिक्स के मतलब है जो ब्लड में जो बहाव होता है या उसकी जो गति होती है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और हृदय संबंधी स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, रेनॉल्ड नंबर ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। सेकेंड बात करते हैं एयर फ्लो ओवर इन एयरप्लेन विंग्स। द रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बाउंड्री लेयर बिहेवियर ऑफ एयर ओवर एन एरोप्लेन विंग। तो एरोप्लेन में जो विंग्स लगे होते हैं तो उसके बाहर जो एयर्स की जो लेयर होती हैं, एयर्स की जो एयर लेयर्स होती हैं, इसकी बिहेवियर की स्टडी के लिए भी रेनॉल्ड नंबर का यूज़ किया जाता है। इसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके नेचर्स के बारे में, इसके वेलोसिटी के बारे में, इसके प्रेशर्स के बारे में, इसके डेंसिटी के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें रेनॉल्ड नंबर का भी यूज़ होता है उन सभी नेचर्स को डिफाइन करने में या डिटरमाइन करने में। और जो एरोप्लेन्स में जो विंग्स लगे होते हैं इसके बाहर के जो एयर्स होते हैं या एयर्स के जो लेयर्स होते हैं इसके बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनके बिहेवियर को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि
ताकि वहाँ पर जो एरोडायनामिक्स होते हैं, एरोडायनामिक्स परफॉर्मेंस जो होता है, ताकि इसको अनुकूल बनाया जा सके, या एयर्स के थ्रू एरोप्लेन्स विंग्स में या एरोप्लेन्स में जो रुकावट आती है उसको कम किया जा सके। इस वजह से एयर्स की लेयर्स की बिहेवियर को जानना ज़रूरी होता है, और इसको जानने में हेल्प कौन करता है? रेनॉल्ड नंबर करता है। तो इस प्रकार से एयर फ्लो ओवर एन एरोप्लेन विंग्स में भी रेनॉल्ड नंबर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे बात करते हैं फ्लो इन पाइप्स। फ्लो इन पाइप्स, द रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्लो पैटर्न एंड प्रेशर ड्रॉप इन द पाइप्स। किसी भी पाइप्स में या ट्यूब्स में जो लिक्विड जो है या कोई भी फ्लूइड जो है जब फ्लो करता है, तो उसके फ्लो पैटर्न्स को और प्रेशर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए भी रेनॉल्ड नंबर का यूज़ किया जाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन द पाइपलाइंस एंड फ्लो कंट्रोल सिस्टम। जिसका विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए? जो पाइपलाइंस होते हैं उसके डिज़ाइन के लिए, या फिर कंट्रोल सिस्टम, फ्लो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं फ्लो इन ऑटोमोटिव इंजन। फ्लो इन ऑटोमोटिव इंजन का मतलब क्या है? द रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड सच एज कूलेंट एंड lubricant ऑयल इन ऑटोमोटिव इंजन। तो कोई भी फ्लूइड है, जिस फ्लूइड को हम लोग को, चाहे वो ठंडक वाला इंजन हो या फिर कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल हो या फिर कोई भी ऑटोमोटिव इंजन हो, इन सभी में अगर हम लोग को किसी फ्लूइड को इस्तेमाल करना है या फ्लूइड को फ्लो करवाना है उसमें, तो इस फ्लूइड की बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए भी रेनॉल्ड नंबर का यूज़ किया जाता है, विच इज़ क्रिटिकल फॉर ऑप्टिमाइजिंग इंजन परफॉर्मेंस, जो कि किसी भी इंजन्स के परफॉर्मेंस को अनुकूल करने के लिए या अनुकूल बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रिड्यूसिंग वियर एंड टीयर, ताकि उसको टूटने फूटने से बचाया जा सके या टूटने फूटने की जो घटना होती है उसको कम किया जा सके। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस या बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट या बहुत बड़ा रोल रहता है इन सभी में। इसके अलावा और बहुत सारे एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स हैं जहां पर रेनॉल्ड नंबर का यूज़ किया जाता है, जहां पर रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंट होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है 11th नंबर का टॉपिक है, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्नौलीज थ्योरम, या इसी को बर्नौलीज प्रिंसिपल कहा जाता है, और इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। सभी बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, द स्विस physicist Daniel Bernoulli developed relationship between pressure energy, kinetic energy and the potential energy per unit volume in 1738। 1738 की बात है जब स्विस के रहने वाले एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था डेनियल बर्नौली। इन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था किसके बीच? प्रेशर एनर्जी के बीच, काइनेटिक एनर्जी के बीच और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। कहाँ पर? यूनिट वॉल्यूम के केस में। तो उसी रिलेशंस को क्या कहा जाता है? बर्नौली प्रिंसिपल कहा जाता है। दिस रिलेशन इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। और इनका स्टेटमेंट क्या था इनके प्रिंसिपल का? इनके जो बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट था या जो प्रिंसिपल था वो ये था, जो प्रेशर एनर्जी होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है यूनिट वॉल्यूम में, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यूनिट वॉल्यूम में, इन सभी का सम जो है किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। दिस इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम। इसी इक्वेशंस को किस नाम से जाना जाता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल या फिर बर्नौलीज थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जहां पर P का मतलब होता है प्रेशर एनर्जी एट यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और 1/2 रो V स्क्वायर का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एट यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और रो GH का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी एट यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ये रहा प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, या इसको बोल देते हैं बर्नौलीज का स्टेटमेंट। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, कि ये आता कैसे है। बर्नौलीज ने इसको प्रूफ करने के लिए जो मेथड को फॉलो किए थे, उन्हीं मेथड्स को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ या फिर बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन। तो इसके लिए हम कंसिडर अ फ्लूइड मूविंग इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया।
लेट द पाइप बी एट वेरिंग हाइट एज सो इन फिगर। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक पाइप है जो कि अर्थ सरफेस से या ग्राउंड लेवल से नॉन यूनिफॉर्म या वेरिंग हाइट पर है। इसका ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग रीजन 1 नाम दे देते हैं, और ये वाला जो रीजन है इसको रीजन 2 नाम दे देते हैं। तो रीजन 1 को हम लोग h1 हाइट पर रखते हैं और रीजन 2 को हम लोग h2 हाइट पर रखते हैं। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है वेरिंग हाइट्स। क्या बोला गया है? वेरिंग हाइट्स। और अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, अगर हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A1 है, और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है? A2 है। और यहाँ पर ये बोला गया है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये छोटा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि इस वाले एरिया में या रीजन 1 में जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये P1 प्रेशर है, और इस P1 प्रेशर की वजह से इस वाले रीजन में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो P2 प्रेशर है। और यहाँ पर इस पाइप में जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस पाइप में जो फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है वो कौन सा फ्लूइड है, उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो बर्नौली ने इसको कंसीडर किए थे, ये नॉन विस्कस फ्लूइड है या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी। हालांकि हम लोग यहाँ पर इस रीजन्स के लिए इस फ्लूइड का डेंसिटी हम लोग रो 1 ले रखे हैं और इस वाले रीजन के लिए हम लोग रो 2 ले रखे हैं, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अर्थात इसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जब हम लोग P1 प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड का ये जो लेयर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं V1 डेल टी। अब यहाँ पर हम लोगों ने V1 डेल टी क्यों ले रखे हैं? तो हम लोगों को पता है वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डी अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो डी लिखे हैं इसको हम लोग लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये ट्रेवल डिस्टेंस बोला जाता है इसको। तो डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी टी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर डेल टी का मतलब है टाइम इंटरवल। तो अगर मैं इस टी को डेल टी से रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? वी डेल टी। तो यहाँ पर V1 डेल टी लिखा हुआ है क्योंकि रीजन 1 की बात हो रही, इसलिए V1 डेल टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर V1 डेल टी क्या चीज़ है? ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। किसकी? इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसके ऊपर हम लोग P1 प्रेशर अप्लाई किए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है हम लोग कंसिडर कर देते हैं डेल टी टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है V1 वेलोसिटी से, ये पॉइंट C तक आ जाता है। पहले पॉइंट B पर था ये लेयर जो है लिक्विड का, ये जो पोर्शन जो है क्रॉस सेक्शन एरिया में, ये कुछ देर बाद कहाँ तक आ जाता है? पॉइंट C तक आ जाता है V1 वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी कितनी है? V1 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये है। आगे बात करते हैं अब रीजन 2 के लिए। रीजन 2 में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है। तो इसको हम लोग पॉइंट डी कंसिडर कर लेते हैं और इसको पॉइंट ई कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है ये इस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। इस वेलोसिटी को हम लोग V2 कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो फ्लूइड बाहर निकलेगी उसको हम लोग डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर इस रीजन में ये जो वाला जो रीजन 2 है यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा जो कि अंदर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है और इसका हाइट कम है। यहाँ से हम लोग P1 प्रेशर लगा रहे हैं तो P2 प्रेशर तो प्रोड्यूस हो गई इस रीजन पर, बट ये लिक्विड जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि H2 हाइट पर है, इधर से ज़्यादा हाइट पर है। तो वो फोर्स कितना है? अपोजिट डायरेक्शन में F कंसिडर कर लेते हैं। आई होप अब ये डायग्राम पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, इस डायग्राम में हम लोगों ने जो पैरामीटर यूज़ किए हैं उन सभी पैरामीटर्स को मैं यहाँ पर एक बार डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर BC का मतलब क्या है? रीजन 1 कंसिडर किए हैं। DE का मतलब क्या है? रीजन 2 है। A1 A2 का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है सेक्शन B और सेक्शन E का, ये है सेक्शन B और ये है सेक्शन E। आगे बात करते हैं P1 P2 क्या है? फ्लूइड का प्रेशर है। कहाँ पर? सेक्शन B और सेक्शन E पर। V1 V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है सेक्शन B और सेक्शन E पर। आगे बात करते हैं
डेल टी यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल है। v1 डेल टी क्या है, लेंथ या ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा या फ्लूइड लेयर के द्वारा। v2 डेल टी क्या है यहाँ पर, ये भी ट्रेवल्ड डिस्टेंस है फ्लूइड के द्वारा। सेक्शन ये सेक्शन b के लिए है ट्रेवल्ड डिस्टेंस, और ये सेक्शन e के लिए है। रो1 रो2 क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन b एंड सेक्शन e है। अब हम लोगों को पता है मास का डेफिनेशन, डेंसिटी का डेफिनेशन हम लोगों को पता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इज इक्वल्स टू रो वी लिख सकते हैं। अब हम लोगों को पता है ये जो वॉल्यूम होता है इसको हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इसलिए इस वॉल्यूम को हम लोग ए इंटू एल से रिप्लेस कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जो लेंथ है, लेंथ को हम लोग क्या ले रखे थे, वी डेल टी ले रखे थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एल को रिप्लेस कर देंगे वी डेल टी से। तब इस इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू रो ए वी डेल टी लिख सकते हैं। अब रीजन 1 की बात करते हैं। रीजन 1 के लिए हम लोग इस एम को क्या लिख सकते हैं, रीजन 1 बोलने का मतलब सेक्शन बी की बात हो रही है, तो सेक्शन बी के लिए हम लोग इस इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, एम वन इज इक्वल टू रो वन ए वन वी वन डेल टी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार इस इक्वेशंस को हम लोग सेक्शन 2 अर्थात रीजन 2 अर्थात सेक्शन ई के लिए क्या लिख सकते हैं, एम टू इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू डेल टी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोगों को पता है मास कंजर्वेशन लॉ, ये बोलता है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, अर्थात किसी भी फ्लूइड या किसी भी बॉडी के जो मास है वो हर एक पॉइंट पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं या इक्वेट कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है रो वन ए वन वी वन डेल टी इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू डेल टी मिल जाता है। बट यहाँ पर जिस फ्लूइड के हम लोग बात कर रहे हैं उस फ्लूइड को बर्नौली ने क्या कंसिडर किया था, इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किया था, अर्थात उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, या रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू रो की इक्वल होगी। अब यहाँ पर रो वन रो टू की जगह हम लोग रो रख देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है रो ए वन वी वन डेल टी रो ए टू वी टू डेल टी मिल जाता है। अब यहाँ पर ये वाला रो कैंसिल आउट हो जाता है, ये डेल टी कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू मिल जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर मिलता है, पॉइंट बी पर या रीजन बी पर, और रीजन ई पर हम लोग को फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज को क्या लिख सकते हैं, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन ई पर हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी थी, v2 और मास कितनी थी, m2। उसी प्रकार रीजन बी पर काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकते हैं, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग m2 और m1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से m1 m2 का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को मिल जाता है डेल के इज इक्वल टू 1/2 रो टू ए टू वी टू डेल टी वी टू का स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 1/2 रो वन ए वन वी वन डेल टी वी वन का स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम लोग को पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब भी हम लोग प्रूफ किए थे, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू होता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो रो वन इज इक्वल टू रो टू होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ए टू वी टू है इसको हटाकर हम लोग a1 v1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, और रो टू है इसकी जगह हम लोग रो वन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर रो टू की जगह रो वन आ जाएगा, a2 की जगह a1 आ जाएगा, और v2 की जगह पर v1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कॉमन निकल जाएगा, 1/2 a1 v1 डेल टी रो वन, ये सब कॉमन निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, ये वाला वेलोसिटी बचेगा और ये वाला वेलोसिटी बचेगा, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालें उसी प्रकार हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो रीजन ई पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग सबस्ट्रेट कर देंगे रीजन बी में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्लूइड की। तो यहाँ पर हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है जी, mgh होता है।
क्या होता है, mgh होता है। तो इसी वजह से हम लोग रीजन ई के लिए क्या लिख सकते हैं, m2gh2 लिख सकते हैं, और रीजन बी के लिए क्या लिख सकते हैं, m1gh1 लिख सकते हैं। अब फिर से यहाँ पर m2 m1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ρ2 a2 v2 डेल्टी gh2 मिलेगा। m1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम लोग को मिलेगा ρ1 a1 v1 डेल्टी gh1 मिलेगा। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन लगा देंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशंस वाला, और ये जो इनकम्प्रेसिबल वाला कंडीशन लगा देंगे। तो ρ2 a2 v2 के जगह पर क्या रखेंगे, ρ1 a1 v1 रखेंगे। फिर इसको कॉमन निकालेंगे तो ρ1 a1 v1 g डेल्टी सब कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, h2 माइनस h1 बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, नाउ वर्क डन बाय फ्लूइड। अब फ्लूइड के द्वारा टोटल कितना वर्क हो रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रीजन बी और रीजन ई, रीजन बी में जो काम हो रहा था वो डब्ल्यू बी कंसिडर कर लेते हैं, और रीजन ई में जो काम हो रहा था उसको डब्ल्यू ई कंसिडर कर लेते हैं। फिर हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा कि फ्लूइड के द्वारा कितना वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो डब्ल्यू बी के लिए मैं लिख लेता हूँ F1dB, क्योंकि हम लोग को पता है जो वर्क डन का डेफिनेशन है वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर बी रीजन के लिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग dB कंसिडर कर लेते हैं, ये ट्रेवल्ड डिस्टेंस है ये, है ना। तो इसी प्रकार WE के लिए हम लोग F2DE लिख लेते हैं। अब यहाँ पर F1 का वैल्यू यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये किस वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फोर्स, यहाँ पर फोर्स कितना आ रहा है, F1। तो यहाँ पर प्रेशर का डेफिनेशंस क्या होता है जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं F1/A। तो यहाँ पर A को इधर ट्रांसफर करूंगा तो मैं इसी को लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू P1A लिख सकता हूँ। उसी प्रकार इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2, तो इस वजह से प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू F2/A2। यहाँ पर इसको हम लोग A1 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर F2 का वैल्यू मिल जाता है -P2A मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, F1 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं P1A1, है ना, और यहाँ पर dB का वैल्यू पुट करते हैं V1 डेल्टी। ये V1 डेल्टी कहाँ से आया है, क्योंकि B से लेकर C तक, B से लेकर पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस कितना था, V1 डेल्टी था, प्लस F2 का वैल्यू क्या है, -P2A था, और DE का वैल्यू क्या था, V2 डेल्टी था, जो हम लोग डायग्राम में देख चुके थे। उसी प्रकार यहाँ से जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा W इज इक्वल टू P1A1 V1 डेल्टी -P2A2 V2 डेल्टी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर A2 V2 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं A1 V1 से। उसके बाद यहाँ पर A1 V1 डेल्टी कॉमन निकल जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, P1 - P2 बच जाएगा। और यहाँ पर ये वर्क डन है किसके लिए है, फ्लूइड के लिए वर्क डन है। और हम लोग को पता है जो वर्क डन होता है ये एनर्जी के इक्वल होता है ना, एनर्जी के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये फ्लूइड के लिए वर्क डन है और ये एनर्जी है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं A1 V1 डेल्टी P1 - P2। इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग को पता है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो हमेशा वर्क डन के इक्वल होता है। बट यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम में ये वर्क डन जो है दो तरीके से हो रहा है। पहली चीज, फ्लूइड के मोशंस की वजह से वर्क डन हो रहा है, WF से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर ग्रेविटी का भी इफेक्ट है, मतलब ग्रेविटी की वजह से भी यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। इसलिए मैं W को रिप्लेस कर देता हूँ WF + WG से, जहाँ पर WF बताता है फ्लूइड की वजह से वर्क डन, मतलब फ्लूइड के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है उस वजह से वर्क डन, और फ्लूइड के ऊपर ग्रेविटी का भी इफेक्ट है, तो ग्रेविटी की वजह से भी यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। और ये डेल के है वैसे ही रहेगा। अब हम लोगों को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है और जो वर्क डन होता है, तो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बीच का रिलेशन ये होता है, ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। डब्ल्यू जी इज इक्वल टू माइनस डेल यू है। डेल यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और डब्ल्यू जी का मतलब है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो इस रिलेशंस को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस डेल यू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को फाइनली मिल जाता है डब्ल्यू एफ माइनस डेल यू इज इक्वल्स टू डेल के। अब ये डेल यू को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू डेल के प्लस डेल यू हो जाता है। और इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टोटल एनर्जी का जो सम है ये किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 के वैल्यू को लाकर रख देते हैं। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 कहाँ पर है। तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर है, जिसमें हम लोगों ने निकाला था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इक्वेशन नंबर 5 में हम लोगों ने निकाला था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इक्वेशन नंबर 6 में हम लोगों ने निकाला था वर्क डन फॉर फ्लूइड। तो इन सभी वैल्यू को जब हम लोग इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a1 v1 डेल टी p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू 1/2 a1 v1 डेल टी रो1 ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 का हो स्क्वायर प्लस रो1 a1 v1 g डेल टी h2 माइनस h1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a1 v1 डेल टी ये तो कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इन सब को कॉमन निकाल के हम लोग जब कैंसिल आउट कर देंगे, इन सब को पहले कॉमन निकालना है, डायरेक्ट यहीं पर कट नहीं करना है। मैं यहाँ पर हालांकि कट कर दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको पहले कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद इनको कैंसिल आउट करना। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ पर रो1 बचेगा, ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ से रो1 बचेगा, यहाँ से g बचेगा, और यहाँ से h2 माइनस h1 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, जो रीजन बी के लिए जो पैरामीटर कंसीडर किए थे, रीजन बी के लिए हम लोग क्या कंसीडर किए थे, प्रेशर को P1, डेंसिटी को रो1, वेलोसिटी को V1, इसलिए रीजन बी का जो पैरामीटर है सबको एक तरफ रखते हैं, और रीजन ई के लिए जो पैरामीटर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उसको हम लोग एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर P1 को यहीं पर रखते हैं, और यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/2 रो1 माइनस V1 वेलोसिटी आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में 1/2 रो1 V1 स्क्वायर मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर रो1 जी माइनस h1 मिलेगा, और ये इधर आके प्लस रो1 जी h1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया है रो1 जी h1 मिल गया है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल गया, P1 प्लस 1/2 रो1 V1 का स्क्वायर प्लस रो1 जी H1 मिल गया है। इसी प्रकार इधर राइट साइड में जो बचेगा वो क्या बचेगा, P2, ये P2 जो है इधर आकर प्लस हो जाएगा, बाकी ये टर्म तो ऑलरेडी प्लस में है ही। तो P2 प्लस 1/2 रो2 V2 का स्क्वायर प्लस रो2 जी H2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, रीजन बी पर हम लोग को जो रिलेशन मिल रहा है, ये वाला जो रिलेशन आप लोग देख पा रहे हैं, ये रीजन बी के लिए है, और ये वाला जो रिलेशन है ये रीजन बी के लिए, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो प्रेशर एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो सम है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसका जो सम है पहले रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इक्वल होता है दूसरे रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रेशर एनर्जी की बात करें, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। तो इस प्रकार से हम लोग इन तीनों के सम को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है करके बोल सकते हैं। P प्लस 1/2 रो वी प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसी को कहा जाता है बर्नौलिस थ्योरम, या फिर इसी को कहा जाता है बर्नौलिस प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, क्योंकि बी के लिए भी सेम है, बी रीजन के लिए बर्नौलिस थ्योरम और ई रीजन के लिए बर्नौलिस थ्योरम दोनों इक्वल हैं, अर्थात हम लोग इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। इसी को हम लोग मॉडिफाई करके इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रो और जी को कॉमन निकाल दिए। जब रो और जी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा P/G रो प्लस 1/2 V/G बचेगा, और यहाँ पर H बचेगा इज
इक्वल्स टू कांस्टेंट, अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो इसी को क्या कहा जाता है, बर्नौलीज थ्योरम का अदर फॉर्म कहा जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम का लिमिटेशंस क्या है। बर्नौलीज थ्योरम का लिमिटेशंस या इसी को हम लोग ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बर्नौलीज थ्योरम को केवल और केवल हम लोग नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, इसी के लिए ये एप्लीकेबल होता है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज विस्कस फ्लूइड के लिए या कंप्रेसिबल फ्लूइड के ऊपर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। सेकंड बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो लॉस एनर्जी बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बर्नौलीज थ्योरम हमको ये बोलता है कि यहाँ पर जो फ्लूइड में जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार की एनर्जी की लॉस नहीं होती है। मतलब यहाँ पर एनर्जी की कोई लॉस नहीं होती, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो हर प्रकार के सिस्टम में एनर्जी की लॉस होती है। इस दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी है जो बिना एनर्जी लॉस का वर्क डन दे। ठीक है, तो ये दूसरा लिमिटेशंस या ड्रॉबैक था बर्नौलीज थ्योरम का। थर्ड बात करते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड ओनली। ये केवल उन्हीं फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है ये बर्नौलीज थ्योरम जो फ्लूइड का कैसे फ्लो करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये रहा लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब हम लोग आगे बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज फार्मूला से या प्रिंसिपल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, उसकी बात करते हैं। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पास था अभी क्या था, P+1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच था जो कि कांस्टेंट था। यदि यहाँ से हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दें, अगर इस फॉर्मूले से ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दे तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब जी का वैल्यू यहाँ से जीरो हो जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, P+1/2 रो वी। ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को अगर मैं कुछ देर के लिए एक अल्फ़ाबेट कंसिडर कर लेता हूँ C, तो इस इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, P = ये कांस्टेंट है C, और इस टर्म को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 1/2 रो वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये रो भी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है ही और ये भी कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वी स्क्वायर है और जो कि माइनस में है और ये प्लस में है। अर्थात यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है बर्नौलीज थ्योरम से कि प्रेशर जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर एनर्जी जो है फ्लूइड की वेलोसिटी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यहाँ से अगर इस रिलेशन से देखें या इस रिलेशन से देखें, यहाँ पर अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कम है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। इस चीज़ को याद रखना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है। और इस बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिजल्ट निकल के ये आता है कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कम है तो वहाँ पर प्रेशर हाई होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और ये रिज़ल्ट हमको कैसे मिला, तो ये रिज़ल्ट हम लोग को यहाँ से मिला, इस कॉन्सेप्ट से हमको ये रिलेशन मिला। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल से, वो ये है, ये जो प्रेशर एनर्जी P है और ये जो रो एच जी है, ये दोनों का जो सम है अर्थात P + रो जी एच, इसको कहा जाता है स्टैटिक प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है, स्टैटिक प्रेशर। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का MCQ में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ बर्नौलीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर ये 1/2 रो वी स्क्वायर है, इसको कहा जाता है डायनामिक प्रेशर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, P + रो जी एच को कहा जाता है स्टैटिक प्रेशर और 1/2 रो वी स्क्वायर को कहा जाता है डायनामिक प्रेशर। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर का जो सम होता है
वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौलिस प्रिंसिपल कहते हैं। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है बर्नौलिस प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस का, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको तो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बर्नौलिस प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, तो याद रखना वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कंप्लीट होता है बर्नौलिस प्रिंसिपल का। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि डेली लाइफ में हम लोग को बर्नौलिस प्रिंसिपल कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल्स की बात करेंगे जहाँ पर हम लोग को बर्नौलिस प्रिंसिपल देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं जो एग्जांपल्स बताऊंगा, जो एप्लीकेशंस बताऊंगा, इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर बर्नौलिस प्रिंसिपल काम करता है। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं, टू डिज़ाइन एरोप्लेन विंग्स और एयरफॉइल्स। जो एरोप्लेन्स का जो विंग्स होता है या इसी को हम लोग एयरफॉइल्स भी बोल देते हैं, इसके डिज़ाइन में भी बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क करता है। आप लोग देखे होंगे जो एरोप्लेन्स में जो विंग्स लगा होता है वो इसी शेप का होता है। तो उसको इसी शेप का क्यों बनाया जाता है, तो इसका कारण ये है कि इस शेप का होने की वजह से जब एरोप्लेन उड़ता है तो यहाँ से एयर आती है, तो ये एयर क्या करती है, इस विंग से टकराती है। तो एयर का कुछ भाग, ये रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है इधर से जाता है और कुछ भाग जो है ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इधर से जाता है। तो ये जो नीचे वाला जो एयर है इसकी वेलोसिटी जो है बहुत ही कम होती है, और ये जो ऊपर से जो एयर जाती है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, तो ये होता है इसके शेप की वजह से। ऐसा क्यों होता है, ये इसके शेप की वजह से होता है। और हम लोग अब भी कुछ देर पहले बर्नौलिस प्रिंसिपल से पढ़े थे कि जहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी क्या है, हाई होती है। इस वाले पोर्शन में एयर की वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, प्रेशर जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ पर प्रेशर लो है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हाई है। और अगर हम लोग इधर बात करें तो इधर वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और हम लोगों को पता है कोई भी बॉडी जो है या कोई भी फ्लूइड जो है किस तरफ मूव करता है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। यही कारण है कि इस विंग्स की वजह से एरोप्लेन जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। किस तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसका मोशंस कैसे रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। नीचे क्या रहता है, हाई प्रेशर, ऊपर क्या रहता है, लो प्रेशर। तो इस बॉडी का मोशन जो है किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। आई होप ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड एप्लीकेशन या सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, ब्लोइंग ऑफ रूफ। आप लोग देखे होंगे जो झोपड़ी रहता है या फिर जो घर का रूफ होता है, रूफ मतलब छत, ये हवा में उड़ जाता है। तो ये हवा में उड़ता कैसे है, ये नीचे की तरफ क्यों नहीं आता, ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ये एक घर है या एक झोपड़पट्टी है, ये ऊपर में ये रूफ लगा हुआ है। तो हवा कैसे आती है, हवा ऐसे आती है। और जब हवा ऐसे आती है तो हवा की वेलोसिटी किधर ज़्यादा होगी, ऊपर में ज़्यादा होगी। जब हवा की वेलोसिटी ऊपर में ज़्यादा होगी, हवा यहाँ से जाता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे जाएगी, और कुछ हवा जो है ऊपर ऐसे जाएगी। और यहाँ पर हवा की वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए यहाँ का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है और नीचे का प्रेशर क्या हो जाता है, नीचे का प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। और हम लोगों को पता है कोई भी बॉडी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो इधर का अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ऊपर का प्रेशर लो हो जाता है। इस वजह से ये रूफ जो है कुछ इस प्रकार से उड़ने लगता है, ठीक है, ब्लो करने लगता है। आई होप इससे भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये वाला जो है रिलेशन जो है कैसे फिट हो रहा है यहाँ पर, और ये वाला जो रिलेशन है कहाँ से आया, बर्नौलिस प्रिंसिपल से आया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, स्पिनिंग ऑफ बॉल इन कर्व्ड पाथ। आप लोगों ने
क्रिकेट में बहुत बार देखे होंगे जो स्पिन बॉल करते हैं, जैसे कि रविंद्र जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, ऐसे बहुत सारे स्पिनर्स बॉलर्स हैं जो कि बॉल को क्या करते हैं, ऐसे घुमा के फेंकते हैं। और जैसे ही इसको घुमा के फेंकते हैं तो वो एक जैसे ही वो पिच के ऊपर पड़ता है तो ये एक अलग ही एंगल बना के मुड़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग ऑफ बॉल बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैं इधर से एक बॉल को फेंक रहा हूँ, तो इस बॉल को जब मैं फेंक रहा हूँ तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये एयर के मोशंस के डायरेक्शन में होगा, ये एयर के डायरेक्शन में होगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन से हम लोग एक बॉल को फेंक रहे हैं, तो बॉल का मोशंस का डायरेक्शन इधर होगा, और इस बॉल के मोशंस को जो अपोज करेगा एयर, वो एयर का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। बॉल का डायरेक्शन इधर होगा, एयर का डायरेक्शन इधर होगा। अब ये जो एयर आ रही है और ये जो बॉल इधर मूव कर रही, तो बॉल कैसे रोटेट कर रहे हैं, बॉल जो है ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बॉल जब ऐसे रोटेट करेगा तो इधर से जो आने वाली हवा है, ये हवा जो है दो टुकड़े में बढ़ जाएगी। कुछ हवा का कुछ पोर्शन जो है ऊपर से जाएगी, हवा का कुछ पोर्शन जो है नीचे से जाएगी। तो हवा जो बॉल है ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये नीचे से जो एयर जाएगी ये इसकी वेलोसिटी को और बढ़ा देगी, अर्थात इसकी वेलोसिटी जो है ये यहाँ पर ये वाले जो एयर का जो डायरेक्शन है ये बॉल के रोटेशंस के डायरेक्शन में ही, ये रोटेशंस के डायरेक्शन में ही है। तो ये बॉल के रोटेशंस के डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये वाला जो एयर है ये बॉल के रोटेशंस के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इधर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए इधर वेलोसिटी क्या होगी, एयर की कम होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। इस वाले पोर्शन में प्रेशर का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इधर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और हम लोगों को पता है कोई भी बॉडी जो है किधर मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस बॉल का मोमेंटम किधर होगा, ये बॉल जो है स्पिन होकर इस डायरेक्शन में आएगी। तो यही कारण है कि कोई भी बॉल जो है ऐसे स्पिन होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क करता है। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन अट्रैक्ट अ मैन हु स्टैंड नियर अ ट्रेन। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पर एक लड़का जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है। जब ये लड़का जो है ट्रेन के पास जाके खड़ा होता है तो ये ट्रेन जो है इस लड़के को या इस बॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है जब ट्रेन जो है बहुत स्पीड से चलता है तो स्पीड के पास जो एयर होता है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एयर के जो ट्रेन के पास से जो एयर गुजरती है इस एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और एयर की स्पीड जब बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और ये व्यक्ति जहाँ पर खड़ा होता है इधर का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हम लोग को पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो ये जो व्यक्ति खड़ा है या जो बॉयस खड़ा है इधर का प्रेशर हाई हो जाता है और ट्रेन तरफ जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये ट्रेन की मोशंस की वजह से। इस वजह से यहाँ पर इस बॉयज़ को ट्रेन क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर भी कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क करता है। इसी प्रकार बर्नौलिस प्रिंसिपल के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, शिप्स एंड सबमरीन्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लड का स्पेलिंग गलत है ना, यहाँ पर 2 बार ओ आएगा। ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक में भी बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क करता है। अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोट्स और बसेस, यहाँ पर भी बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क करता है। गैस पाइप्स, यहाँ पर भी बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क करता है। अब ये सब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एम्बिशन यहाँ पर केवल बर्नौलिस प्रिंसिपल को का कुछ डेली लाइफ एग्जांपल में एप्लीकेंस है उसको समझाना था, जो कि आप लोग को इतने में समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग बस याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर भी बर्नौलिस प्रिंसिपल वर्क करता है। तो आई होप आज के इस लेक्चर का सारा टॉपिक, सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद,